कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। ठिठुरन भरी है मगर ये भोर सुहानी है, और ऐसी सुहानी भोर में आप में से बहुत से लोग खेतों की तरफ जा रहे होंगे, तो बहुत से अपने पशुधन को लेकर के जा रहे होंगे। निश्चित तौर पर पशुधन धन है, बल्कि कहा गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन, ये 3 धन हैं और बड़े महत्वपूर्ण धन हैं, और इनमें सबसे बड़ा धन है पशुधन। आखिर ये धन क्यों है भाई? आप एक बात सोचिए कि जब आप खेती करते हैं, चाहे गेहूं की फसल ले रहे हैं, दलहन ले रहे हैं, एक समय लगता है ना, उसमें फसल पकेगी और तब कहीं जा कर के उत्पादन मिलेगा। लेकिन पशुधन पहले ही दिन से आपको ये पशुधन धन बन करके आय कराता है। अब जब ये आय कराता है तो सबसे मोटी बात तो ये आती है कि आपको इसको निरोगी रखना है। अगर निरोगी नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको अच्छी आय तो देगा नहीं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर हर्बल पर आधारित दवाएं देंगे तो पशुओं को कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इस पर हम आपको जानकारी आगे देंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरें खेती की। गन्ने के दामों में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी। खाद्यान्न भंडारण पर भारत करे नेतृत्व। मसालों की कीमतों में तेजी। भारत करेगा गेहूं का निर्यात। और रबी फसलों का रकबा बढ़कर 576 लाख हेक्टेयर के स्तर पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीबीईए ने वर्ष 2015-16 सत्र के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस सत्र में उचित एवं लाभकारी मूल्य अब 230 रुपए प्रति क्विंटल होगा। सरकार ने चालू सत्र 2015-16 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिससे गन्ने का मूल्य अब 230 रुपए प्रति क्विंटल होगा। सरकार ने 2014-15 के सत्र के लिए 220 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है। एक सरकारी बयान के अनुसार सीसीईए ने 2015-16 के चीनी सत्र में चीनी मिलों द्वारा दिए जाने वाले गन्ने के एफआरपी को मंजूरी दी है, जिससे 230 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाएगा। यह फैसला गन्ना किसानों को गारंटीशुदा कीमत को सुनिश्चित करेगा। सीसीईए ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया है। खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भंडारण विषयों पर स्थायी समाधान निकालने हेतु भारत को इस बातचीत की अध्यक्षता करनी चाहिए। जयपुर में आयोजित एक सम्मेलन में व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो एजविदो ने यह विचार रखे। जयपुर में आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप सम्मेलन के मौके पर व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्ट एजविदो ने यह विचार रखे कि भारत को खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भंडारण विषयों पर स्थायी समाधान के लिए अध्यक्षता करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारत इस संदर्भ में बड़ी भूमिका निभा सकता है। पिछले वर्ष नवंबर में व्यापार सरलीकरण समझौते को अपनाने को लेकर सहमति बनाने के लिए भारत सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक उल्लेखनीय निर्णय है, जिसके तहत सभी 160 सदस्यों के बीच सहमति बनी। उनके अनुसार शांति विपणन को असीमित अवधि तक बढ़ाने से बेहतर होगा कि खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार भंडारण का स्थायी समाधान हो। कम बुआई, ऊंची निर्यात मांग और घरेलू मांग में स्थिरता के सहारे जीरा, हल्दी और इलायची की कीमतों में दिसंबर से 25% तक की तेजी आ चुकी है। हालांकि नियामकीय कदमों के कारण धनिये में कुछ नरमी आई है। चालू सत्र में बुआई में देरी और निर्यात मांग में तेजी से दिसंबर माह में मसालों में 25% की तेजी देखने को मिली। हालांकि नियामकीय कदमों के कारण इनमें कुछ नरमी आने के आसार हैं। 2014 की शुरुआत भंडार के उच्च स्तर के साथ हुई थी, क्योंकि इससे पहले मानसून अच्छा रहा था। यही वजह रही कि नवंबर की कीमतों में खास उतार चढ़ाव नहीं रहा। एक खुदरा शोध के अनुसार जीरा क्षेत्रों में हल्की बारिश से फायदा होगा। वहीं मार्च के आसपास नई फसल के आने तक कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। इस बार किसानों ने धनिये की बुआई ज्यादा की है। इसकी बुआई में 40 से 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि धनिये की कीमतों में भी ज्यादा राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि इसकी भी अंतर्राष्ट्रीय मांग ऊंची रहेगी। मिर्च की कीमतों में नरमी आई है। उम्मीद है कि आगे मसालों में नरमी आने के आसार हैं।
वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में तेजी और रूस से निर्यात पर कर में बढ़ोतरी के साथ भारत के लिए विदेश में फिर से बिक्री की स्थितियां बन रही हैं। हालांकि यूरोप से हो रही सस्ती आपूर्ति के कारण भारत को तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। गेहूं की बम्पर पैदावार और दुनिया में दूसरे स्थान पर मौजूद भारत से 6 महीने के अंतराल के बाद निर्यात से गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के मामलों में रूस से खाली हुई जगह को भरने के लिए भारत एक खास स्थिति में है, क्योंकि रूस द्वारा निर्यात किए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता काफी हद तक भारत के समान होती है। गेहूं के प्रमुख निर्यातक रूस ने घरेलू बाजार में कीमतों में तेजी को थामने के लिए फरवरी से निर्यात पर कम से कम 35 यूरो प्रति टन शुल्क लगाने की योजना बनाई है। रूस से निर्यात थमने की स्थिति में भारत फरवरी और जुलाई के बीच एशियाई खरीदारों को लगभग 20 लाख टन गेहूं की बिक्री कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे आयातक देश भारतीय गेहूं ही लेंगे, क्योंकि यूरोपीय देश की तुलना में यहां माल भाड़ा कम पड़ता है। कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा रबी फसलों पर जारी आंकड़ों के मुताबिक रबी फसलों का रकबा बढ़कर 576 लाख हेक्टेयर के स्तर पर पहुंच गया। कृषि मंत्रालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक का रबी फसलों का रकबा बढ़कर 576 लाख हेक्टेयर के स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष यह आंकड़ा 618.20 लाख हेक्टेयर आंका गया है, जबकि पिछले साल आंकड़ा 313.59 लाख हेक्टेयर था। इस तरह मोटे अनाज की कुल बुआई क्षेत्र इस साल 54.34 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले वर्ष 58.42 लाख हेक्टेयर में इसका बुआई क्षेत्र था। चने का रकबा इस साल 81.98 लाख हेक्टेयर और बीते साल 58.16 लाख हेक्टेयर रहा। इस तरह दालों की बुआई का रकबा 133.41 लाख हेक्टेयर और पिछले वर्ष 149.17 लाख हेक्टेयर रहा। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बर्फबारी होगी और कुछ भागों में हल्की बारिश का अनुमान है। सिक्किम, आसाम और मेघालय के अधिकतर भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ भागों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी भाग कोहरे की चपेट में रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। कृषि परामर्श: गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु किसान भाई क्लोर प्योरिफास 20 EC 2 लीटर प्रति एकड़ 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क दें। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD
और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषि-दर्शन-dd@gmail.com पर। पशु निश्चित तौर पर एक तरीके से धन, जैसा कि हमने शुरू में बताया, पशुधन है, लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो इसकी दवाओं के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर के लगी हुई हैं। अगर आप शिमला, आपके लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हो सकता है, तो शिमला के नज़दीक ही जो पिंजौर गार्डन है, वहाँ से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है बद्दी। इस बद्दी में आयुर्वेद की एक फैक्ट्री है जहाँ पर पशुओं के लिए दवाएं बनाई जाती हैं, और ये दवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और पूरी तरीके से हर्बल पर आधारित हैं, यानी कि जो कुछ भी जड़ी बूटियां हैं उनसे ये तैयार की जाती है। आखिर किस तरीके से ये संस्था पशुओं के लिए समर्पित होकर के दवाएं तैयार कर रही है, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। येत प्रकृति ही जीविता भवेत तहि पशूनां संरक्षण संवर्धनम च अतीव अनिवार्यः। अन्यथा यदि प्रकृति मानवस्य नशो भवेताय, अर्थात यदि प्रकृति को जीवित रखना है तो पशुओं का संरक्षण व संवर्धन अनिवार्य है, अन्यथा न प्रकृति रहेगी और न ही मानव। प्रकृति के लड़हते भारत में वानस्पतिक जैव विविधता का अपार खजाना है, तो वहीं एशिया का सबसे बड़ा पशुधन हमारे पास है। गर्व का विषय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिन 20,000 वनस्पतियों में औषधीय गुण तलाशे हैं, उनमें से 2,500 पौधे भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। रोचक मुद्दा यह भी है कि देश में करीब 7,000 आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशालाएं हैं। मानव हितकारी और पशु स्वास्थ्य सचेतक हर्बल औषधियां आज पशुपालकों के बीच लोकप्रिय हो चली हैं। भारत सरकार का राष्ट्रीय पशुधन मिशन जहां एक और पशु नस्ल सुधार की बात करता है, वहीं उसका मुख्य बिंदु पशु स्वास्थ्य है। हर्बल आधारित पशु हितकारी दवाओं के निर्माण में जहां एक और भारत सरकार सजगता दिखाए हुए है, तो वहीं कुछ शोध संस्थान भी इस दिशा में पूर्णतः समर्पित हैं। हमारे देश में पशुपालन ग्रामीण अंचल का और हर ग्रामीण परिवार का एक अभिन्न अंग रहा है। बहुत पुराने समय से ही हर घर में पशु के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जड़ी बूटियों का और जो आम रूप से इस्तेमाल होने वाले मसालों का प्रयोग होता आया है। पिछले 20-25 सालों में भारत सरकार ने इन जड़ी बूटियों पे आधारित औषधियों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया है और एक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने की ओर एक योजना बनाई है कि किस तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयों का वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करके और निर्माण करके किस प्रकार से गांव-गांव में ऐसी औषधियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने उन जो रोज़मर्रा की ऐसी बीमारियां जिससे हमारे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, उनकी ओर हमारे संस्थान ने ध्यान दिया और पशु स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, पशु स्वास्थ्य को और बढ़ावा देने के लिए कुछ उत्पादों का निर्माण किया, जिससे कि जो आम समस्याएं हैं, चाहे वो चर्म रोग हो, चाहे वो प्रजनन संबंधी हो, चाहे थनैला ऐसी जो है भीषण बीमारी हो, या उसके जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे संस्थान ने अनुसंधान किया, रिसर्च की। उस रिसर्च को वेटनरी कॉलेजेस में वैलिडेट कराया और उसके बाद ये जो एक आधुनिक निर्माणशाला का यहाँ पे जो है
स्थापन किया, जो कि विश्व के जो मानक हैं, जिसमें कि ISO सर्टिफिकेशन है, जिसमें यूरोपियन GMP का सर्टिफिकेशन है, और उसका एक यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये निर्माण करती है, और यहाँ के द्वारा उत्पादित जो उत्पाद हैं ये विश्व के करीब 23 देशों में जाते हैं। भारत सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसके अंतर्गत मेक इन इंडिया एंड प्राइड ऑफ इंडिया। तो प्राइड ऑफ इंडिया में हर भारतवासी के लिए ये गर्व की बात है कि ये हमारी धरोहर जो आयुर्वेद पे आधारित है, जो ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के स्तंभ पे खड़ी हुई है, और आज ये 30 से ज़्यादा देशों में निर्यात की जाती है, और पशुपालकों को देश में ही नहीं विदेशों में भी इन उत्पादों से अत्यधिक लाभ हुआ है। स्वास्थ्य पशु का बढ़ा है, लेकिन धन अर्जन, पैसा मुनाफा उनका बढ़ा हुआ है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये दिन रात इस ओर प्रयासरत है। इसमें सबसे बड़ा जो आधार स्तंभ है कि जड़ी बूटियाँ तो हमारे नेचुरल उसमें उगती हैं, लेकिन उनका भंडारण कैसे किया जाए, उनका निषेचन कैसे किया जाए, उनको प्रोसेसिंग कैसे की जाए, तो वहाँ पे भारत सरकार ने विशेष रूप से अब योजना बनाई है कि गुणवत्ता के आधार पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे बने, न केवल मानव के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी, और हमारा संस्थान उसी ओर प्रयासरत है। हिमाचल की वादियों में बसी छोटी सी जगह बद्दी हर्बल औषधियों की दिशा में बड़ा काम कर रही है। पूरी तरह पशुधन स्वास्थ्य को समर्पित यह हर्बल औषधि निर्माणशाला अपनी स्थापना से आज तक देश विदेश की पशु संपदा को हृष्ट पुष्ट बनाए हुए है। प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स बना हुआ है कि रॉ मेटल का, पैकिंग मेटल का, और जो पानी यूज़ करते हैं उसका पानी का क्वालिटी का, और फाइनल प्रोडक्ट का, और हर स्टेप का मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के बाद हर स्टेप का क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग किया जाता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का बने और फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इन उत्पादों की एफिकेसी और सेफ्टी पशुओं में ही की जाती है, जो कि भारत में जितने भी पशु महाविद्यालय हैं वहाँ के वैज्ञानिक इन उत्पादों को पशुओं के ऊपर उपयोग करके ये सिद्ध करते हैं कि ये प्रोडक्ट एफिकेशियस भी हैं और पशुओं के लिए सेफ भी हैं। जितने भी जड़ी बूटियों से निर्मित प्रोडक्ट हैं, चाहे पशुधन जिनमें कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी और घोड़े आते हैं, इनके स्वास्थ्य सूचकांक को बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से औषधीय पौधों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जो आज भी जारी हैं। जहां एक और इनसे जुड़े शोध संस्थान हैं, तो वहीं इनकी जीन सुरक्षित रखने के लिए विशाल जीन बैंक भी भारत का गौरव औषधीय यानी हर्बल आज आधुनिक सुविधा लिए पशुधन औषधि निर्माण में भी अपनी ख्याति अर्जित कर रहा है। जहाँ तक बात रही गुणवत्ता की, ये भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इनके ऊपर जांच होती है, इनके ऊपर साइंटिफिक पेपर्स लिखे जाते हैं, और इससे फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ हमारी अपनी टीम को, लेकिन जो इसे इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको भी इसकी गुणवत्ता के ऊपर विश्वास उनका बढ़ जाता है। और अगर इसकी एक बात हम और देखें कि अगर आयुर्वेद के ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी खासियत क्या है, वो ये है कि ये इस्तेमाल करने में बहुत सुविधाजनक है, ये बहुत महंगे नहीं हैं, और जितना भी पैसा इसके ऊपर खर्च किया जाता है उससे अधिक पशुपालक को, किसानों को इससे लाभ मिलता है। अगर हम बात करें कि ये गुणवत्ता की कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो गुणवत्ता की कहानी शुरू होती है कि आपके पास सही तरह के जड़ी बूटियाँ हैं या नहीं। जब तक आपके पास सही तरह की जड़ी बूटियाँ नहीं होंगी तब तक आप अच्छे आयुर्वेदिक उत्पाद नहीं पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग विशेषतर ध्यान देते हैं कि जहाँ से भी हमारे पास जड़ी बूटियाँ आएँ उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, और यहीं पे जहाँ भी हम खड़े हैं
वहाँ पे इनकी गुणवत्ता की जांच होती है। अगर ये जांच में खरे नहीं उतरते हैं तो इन जो मेडिसिन प्लांट्स हैं इनको अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही हमें पता चला था कि अगर हम कल्टीवेशन खुद अपने तरीके से करें तो हमें अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे मिल सकते हैं, औषधि मिल सकती हैं। तो हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही कालमेघ, तुलसी, अश्वगंधा, ऐसी कुछ औषधियों के पौधों के ऊपर हम लोगों ने काम किया है और उससे हमें लगता है कि हमारी जो गुणवत्ता उक्त औषधियाँ हैं उनकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ेगी। और दूसरा स्तंभ इसका है, एक तो गुणवत्ता का स्तंभ हुआ, दूसरा स्तंभ इसका है R&D का। R&D इसके पीछे बहुत ही सही मायने में देखें तो इसका एक बैकबोन है। बैकबोन का अर्थ ये हुआ कि जितनी भी औषधियाँ यहाँ बनती हैं उसके ऊपर उसकी साइंटिफिक ट्रायल होना, उसका वैलिडेशन होना और उसके बाद ही ये पशुपालकों तक या पशु चिकित्सकों तक पहुँचता है। और ये निरंतर हमारी कोशिश रहती है आयुर्वेद में कि जो भी औषधियाँ आएँ उनके ऊपर निरंतर काम होता रहे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कई बार मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जब भी कोई विशेषज्ञ यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि साहब ये जो फैक्ट्री है, ये जो आपकी इकाई है, ये पशुओं की दवाई बनाती है या इंसानों की दवाई बनाती है। तो जब हमने बताते हैं कि साहब बनाते तो हम पशुओं की दवाई है, लेकिन इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड्स हाई रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर पशुओं को तो ये नहीं पता है कि कौन दवा बना रहा है, अगर दवा अच्छी होगी तो पशुओं में काम करेगी और पशुओं में अगर वो काम करेगी तो निश्चित ही पशु अच्छा दूध देंगे, अच्छा अंडा देंगे। और ये सारी अगर चीज़ें होंगी तो हमें पूरा विश्वास है कि जो फूड सिक्योरिटी मिशन है हमारी सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं हमारा ये योगदान कहीं ना कहीं जुड़ेगा। दो राय नहीं कि पशु को अगर पशुधन बनाना है तो उसको बेहतर स्वास्थ्य देना होगा। निरोगी बनाना है तो हर्बल दवाएं देनी होंगी जिनका कोई गलत प्रभाव ना हो। मत भूलिए कि प्रकृति की संपदा हमारी सांझी विरासत है। यह भारत का गौरव है, देश की शान है और झरोखा है हमारी प्राचीन संस्कृति का। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आपने हमारा ये पता तो नोट कर लिया। हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं, लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति से पहले हम आपको बताएंगे कि कल हम क्या कुछ दिखा रहे हैं। कल हम दिखाएंगे आपको बागवानी के संबंधित एक कार्यक्रम, जिसमें हम सब्जियों के विषय में तो आपको जानकारी देंगे ही, साथ साथ बागवानी के ख़ास महत्व की भी चर्चा करेंगे। और हाँ, हमेशा की तरह आपको हम दिखाएंगे खबरें खेती की। तो इसी के साथ अपना ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।